Greeting everyone. These are the notes of the first chapter. ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर कराया था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. दीज आर द नोट्स. ये एक शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको एक समरी दी जा रही है चैप्टर की. यू हैव टू मेक योर नोट्स योरसेल्फ, बट मैं आपको एक समरी प्रोवाइड करा रही हूँ. दिस आर द नोट्स विच आर हेल्पफुल फॉर यू, और मैं उसको डिस्कस भी करूँगी इन नोट्स को. मैं आपको क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी. जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक कि ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी है. जो मैं आपको सॉल्यूशंस दूँगी वो आप लिखेंगे. आई विल सेंड यू अ PDF फाइल ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स. जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपके एनसीईआरटी में हैं उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिएगा. इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके में जो MCQs आते हैं वो भी आप खुद ही करिएगा. इन चीज़ों को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का. ये जो मैं आपको नोट्स डिस्कस कर रही हूँ अब, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज, आई एम जस्ट रीडिंग इट. आपको वो समझ में आ जाएगा. धीरे धीरे मैं पढ़ती जाऊँगी और आपको ये जो क्लियर नहीं होगी वो आप क्लियर हो जाएगी. आपको सीधी सीधी ये नोट्स क्लियर होंगे. द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे इकोनॉमी नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग, इट हैज़ इट्स रूट. यानी कि जो इंडिया का इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो ये नहीं कि अभी बना है, उसकी हिस्ट्री में कुछ रूट्स बनी हुई हैं. बिफोर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन इंडिया वॉज नॉन एज अ सोने की चिड़िया. मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि इंडिया को सोने की चिड़िया यानी कि गोल्डन बर्ड कहा जाता था. जो मेन पर्पस था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का इंडिया में आने का वो यही था कि टू रिड्यूस द कंट्री to being a raw material supplier for Great Britain on rapidly expanding modern industrial base. An understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and the level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 7 decades. इंडियन इकोनॉमी का अगर हम फीचर बात करें बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, दैट मीन्स जब ब्रिटिश रूल नहीं आए थे तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नॉन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड द सिल्क टेक्सटाइल्स. यानी कि इंडिया जानी जाती थी अपनी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए. वर्ल्ड वाइड हाई स्टैंडर्ड्स था क्राफ्टमैनशिप का जो देखा जाता था. हमारे इंडिया से बहुत कुछ इम्पोर्ट किया जाता था फ्रॉम इंडिया. इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, मतलब बहुत लोग इंडिया से ऑल इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. ज़्यादातर जो लोगों का इम्पोर्ट होता था वो इंडिया से ज़्यादा होता था क्योंकि इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स एंड क्राफ्टमैनशिप. द इकोनॉमिक पॉलिसी जो भी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लगाई थी वो किसके लिए थी? वॉज द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द होम कंट्री, ना कि इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कॉलोनियल रूल. सच पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. यानी कि चेंजेस आए इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ट्रांसफॉर्मिंग द इंडिया. दैट मीन्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था वो यही था कि ट्रांसफॉर्मिंग द इंडिया into a supplier of raw material and the consumer of finished industrial products from the Britain. ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यही था इनका. ठीक है. तो सबसे पहला जो है लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम एंड इट्स ग्रोथ रेट. बताया था मैंने आपको कि देर वॉज नो ऑफिशियल बॉडी टू प्रिपेयर द. पहले नेशनल इनकम एस्टिमेट नहीं होता था इंडिपेंडेंस से पहले. बट कुछ जो पर्सनालिटीज़ थी उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी से बनाया, जैसे दादा भाई नौरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था. वो इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट थे. उन्होंने फर्स्ट एस्टिमेट बढ़ाया नेशनल इनकम का 1876 में. The first person to adopt a scientific procedure in estimating the national income was Dr. V.K.R.V. Rao in 1931. Among the notable other estimators, William Dickby, Findlay Shiraz and R.C. Desai, इन्होंने भी कुछ steps उठाए in estimating the national income. In 1947-48, per capita income was rupees 230. People were poor; they were not getting the fair square meals a day. That means 2 बार का खाना भी उनको नहीं मिलता था. They had no shelter and clothing. Most of the people were unemployed. मैं आपको ये सब कुछ बता चुकी हूँ. There was very slow growth of economy. इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत स्लो हो रही थी. The average and the annual growth rate of national income and the per capita income in India was 2% and the 0.5% approximately. Our economy had been a victim of enormous exploitation. चल रहा था. हमारे natural resources, iron ores, gold mines, wealth and manpower वो सब exploit हो रहे थे. Due to this atrocities, the Indian economy on the eve of independence क्या दिखाती है? पुअर एंड द लो इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाती है. इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड फीचर की, इंडियन इकोनॉमी की बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर.
1947 से पहले की बात करें और 95% ऑफ द कंट्रीज इनकम जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से आती थी एंड अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन जो मोस्टली विलेजेस में रहती थी एंड डिराइव लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो लॉ इसलिए हुई ड्यू टू अंडर कल्टिवेशन, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इनको अच्छे तरीके से समझाना है आपको, एंड वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट, दिस इज ज़मींदारी, रैयतवारी एंड द महलवारी सिस्टम, जो हमारे सिलेबस में ज़मींदारी ही है पर लिखना है आपको। पर्टिकुलरली जो अंडर द जमींदारी सिस्टम जो इम्प्लीमेंट हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी में, दैट जो प्रेजेंट डेज वो प्रॉफिट एक्वायरिंग जो था वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से वो जमींदार को जाता था, ना कि कल्टिवेटर्स को जाता था। ड्यू टू पार्टीशन ऑल्सो द इंडियाज पार्ट ऑफ बंगाल हैड जूट प्रोड्यूसिंग लैंड और ईस्ट पाकिस्तान हैड द जूट मिल्स। लो इंडस्ट्रियल बेस, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि हमारा इंडस्ट्रियल बेस कम था और स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी। ब्रिटिश पीरियड से पहले इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स इंडस्ट्रीज इन कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल एज वेल, and in addition Indians were excellent in metal and precious stonework as well. When the Britishers came they were the followers of deindustrialization in India. जब मतलब फॉलोअर्स आए तो वो deindustrialization हो गया इंडिया में, यानी कि इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। जो प्राइमरी मोटिव था वो यही था बिहाइंड दिस पॉलिसी was systematically tie industrialization was twofold, यानी कि इंडिया को रिड्यूस कर दिया जाए इंडिया का स्टेटस टू द मियर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्रिएट हुआ, उससे अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर आई, न्यू डिमांड बढ़ी इंडियन कंज्यूमर गुड्स की, लोकली अवेलेबल गुड्स की सप्लाई कम हो गई और इंक्रीज इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्रीज, जब सेकेंड हाफ आया तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिगैन टू टेक रूट इन इंडिया बट देयर प्रोग्रेस वॉज रिमेन्ड वेरी स्लो। इनिशियली दिस डेवलपमेंट वॉज कन्फाइंड टू सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड द, मतलब शुरुआत में जो इस्टेब्लिश हुई थी वो कौन सी हुई थी, कॉटन एंड द जूट टेक्सटाइल मिल्स। द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी वो वेस्टर्न पार्ट्स में लोकेटेड थी, महाराष्ट्र और गुजरात में। जूट मिल्स फॉरेनर्स ने डोमिनेट की थी, वो बंगाल में थी। सब्सिक्वेंटली एक इंडस्ट्री सेटअप हुई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज 1907 में स्टार्ट हुई थी। अ फ्यू इन अदर इंडस्ट्रीज वो भी आई जैसे कि शुगर, सीमेंट, पेपर, दे केम आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज मीन्स इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन्स टूल्स विच आर इन टर्न यूज फॉर, मतलब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो मशीन्स एंड टूल्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, पर जो ग्रोथ रेट था और जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो बहुत ही कम था। अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक जो था वो न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर का, दैट वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं करती थी। दिस सेक्टर रिमेन कन्फाइंड, यानी कि जो गवर्नमेंट का रोल था वो सिर्फ रेलवेज में कन्फाइंड था, पावर जनरेशन में, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सोनिक अदर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग्स। ड्यू टू द लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड द लॉपसाइडेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, the growth of the modern industry was very slow. In addition there was a lack of basic and the heavy industries. फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, फॉरेन ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक, उसमें कुछ भी नहीं लिखना है। फॉरेन ट्रेड उनका प्रॉपर चेंज हो गया, पहले जो एक्सपोर्ट किया जाता था वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर्ल्ड में किया जाता था, बट अब जो फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट्स हो गया वो सिर्फ ब्रिटेन से लिमिटेड रह गया, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड में क्या बन गया, ये नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल लाइक सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, नील, पैटसन यूनिट एक्सेट्रा एंड इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स। ब्रिटेन की मोनोपोली हो गई, मोनोपोली कंट्रोल हो गया फॉरेन ट्रेड का। वेल्थ ड्रेन हो गई फ्रॉम इंडिया, यानी कि जिसे हमने ड्रेन क्या बोलते थे उसको, ड्रेन ऑफ वेल्थ, दैट मीन्स ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता था इसको। वॉर एक्सपेंडिचर्स जो थे वो ब्रिटेन के वॉज अ बॉर्डर ऑफ इंडिया। फर्स्ट रेगुलर केसेस ऑफ इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम 1881। From 1981 to 1921, India was belong to first phase of demographic transition and second phase was from जो population का phase था वो बताया गया है। 1921 was known as the year of Great Divide in the demographic history when the population growth rate was negative. Adverse demographic condition, that means adverse demographic conditions में क्या आएगा, adverse demographic condition में आएगा high death rate 45 per thousand, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 per thousand, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, ये दिखाती है कि इंडियन इकोनॉमी कितनी बैकवर्ड थी, 84% आर इलिटरेट,
लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 years, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट मीन्स पीपल यूज टू स्पेंड 80 to 90% ऑफ देयर इनकम ऑन द बेसिक नीड्स, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम था, एंड लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, दिस इज ऑल्सो अंडर डेवलप्ड, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ गुड रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं था। सम एफर्ट्स हैव बीन मेड टू डेवलप सम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब किए गए थे एफर्ट, जैसे रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स है ये, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ बनाए गए थे। बट जो मेन मोटिव था इसके पीछे वो बेसिक एम्यूनिटीज़ देना नहीं था, बट फॉर देयर कॉलोनियल इंटरेस्ट। मोर डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स जो था दैट वाज एंगेज इन द एग्रीकल्चर एंड द एलिट सेक्टर। सिर्फ 10% जो थे दे आर डिपेंडेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड 18% वर्कफोर्स आर एंगेज इन द सर्विस सेक्टर। देर आर सम पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश साइड। क्या क्या थे? एक तो उन्होंने पॉजिटिव इफेक्ट तो ये रहेगा, दे हैड प्रोवाइडेड द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ लार्जली इन टर्म्स ऑफ रेलवेज, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, provisions of post and the telegraph services. British government left a base of a strong and efficient administrative setup, political and economic integration of the country, evolution of banking and the monetary system, ये सब उन्होंने किया है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिया उन्होंने। ब्रिटेन हैड मोनोपोली कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फोर्स्ड यानी कि ज़बरदस्ती उन्होंने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कराया। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स, ये आपके बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस हैं, ये सब फन क्वेश्चंस हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट। दिस इज़ योर रिविजन क्वेश्चंस, आप इन्हें रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इनको, ठीक है। ये जैसे व्हाट डज द एक्सपोर्ट सरप्लस मीन, द ब्रिटिश ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया अकर्ड इन विच ईयर, 1881 में सबसे पहला सेंसस आया था। विच इंडस्ट्रीज वर एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन, जूट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। गिव द नेम ऑफ वन इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम, डॉक्टर जो वी.के.आर.वी. राव थे, उन्होंने। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लिटरेसी रेट क्या था वो बताना है। What percentage of India's working population was engaged in secondary sector? 10% only they are engaged in secondary sector during the British rule. तो these are the 1 mark question। इसी तरीके से ये आपके 3 and 4 marks question है। Mention 4 features of India's agriculture on the eve of independence. How would you explain the drain of wealth? Very important question, बहुत important question है ये वाला कि how would you explain the drain of wealth during the British rule, बहुत important है। डिस्कस द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में बताना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में कितने लोग डिपेंडेंट होते थे। स्ट्रेट 3 मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लो पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम एस्टिमेट्स नहीं होते थे, एग्रीकल्चर बैकवर्ड थी, इंडस्ट्रीज बैकवर्ड थी, ये सब बताना है। मेंशन द स्टेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एक्सप्लेन द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज का क्या फ़ायदा पहुंचा है कंट्री के अंदर, ठीक है। 6 मार्क्स क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। गिव अ क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। Critically appraisal some of the shortfalls the industrial policy pursued by the British colonial rule. अब दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी बुक में हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए भी हैं। जब आपके नोट्स थे तो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे, ये आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी गिवन है। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है, उसके आंसर्स भी प्रोवाइडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। दैट मीन्स व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या मेन फोकस था उनका? टू मेक इंडिया अ मियर सप्लायर ऑफ ब्रिटेन्स ऑन फ्लरिशिंग इंडस्ट्रियल बेस, यानी कि खुद मियर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बनाना एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना देना, ठीक है। तो दिस इज द, ये सारा इसको आपको एज इट इज़ लिखना है। नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ये भी पूरा एज इट इज़, ये आपको आंसर सहित बताया गया है। तो यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स इन योर नोटबुक। व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ इंडिया स्टैग्नेशन, ये ऊपर भी आया क्वेश्चन। तो दिस आर द कॉजेज, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फोर्सफुल कमर्शलाइजेशन, इसी में से आप कर लेंगे, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड द रिसोर्सेज।
नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज विच वर इन ऑपरेशंस इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. आप बता सकते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एंड द पेपर इंडस्ट्री. What was the twofold motive behind the systematic deindustrialization, making India a supplier of raw material and making Indian market for the finished goods? समझ में आ गया? This is the sixth question. ये sixth question है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया ये. This is the sixth question. The traditional handicraft industry were ruined under the British rule. Do you agree with this view? Yes, we do agree with the above statement that the traditional Indian handicrafts were ruined under the British time. What were the reasons? ये सारे reasons हैं. Discriminatory tariff policy, competitions from the machine-made goods, machine-made Britain goods, emergence of the new class, and this is the answer. यहाँ पे एक ये this is the question number 7. ये question number 7 है. What objectives did the British intend to achieve through their policies of infrastructure development in India? यानी कि क्या उनकी पॉलिसीज़ थी कि ब्रिटिश रूल से सिग्निफिकेंट चेंजेस तो आए, ये को हम डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट से कि देयर वाज अ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द कंट्री. बट द बोनाफाइड मोटिव जो था ब्रिटिश पीरियड का बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाज ओनली टू सर्व देयर ओन कॉलोनियल इंटरेस्ट. There was infrastructural development in the fields of transport and communication. The road served the purpose of facilitating transportation of raw materials from different parts of the country to the ports, and the ports were developed. मतलब किस लिए डेवलप किए गए थे ports? For easy transportation of goods and services. Railways को introduce किया गया for the transportation of finished goods of British industries to the interiors of India. Railways assisted the British industries to widen the market for their finished products. Post and telegraphs were developed to enhance the efficiency and the effectiveness of the British administration. Hence, the aim of infrastructural development was not the growth and development of the Indian economy, but to serve their own interest. उनका खुद का interest था. Critically appraise some of the shortfalls of the Indian policy pursued by the British कि Indian handicraft industries को neglect किया गया, lack of investments in the Indian industries. What do you understand by the drain of India's wealth? Very important question, very important question. बहुत important question है ये. What do you understand by the drain of Indian wealth during the colonial period? देखिए, drain of India wealth क्या है? Colonial period was the sole motive Britain का क्या था? To anchor the मतलब cheap raw material यहाँ ले जाना और वहाँ पे sound industrial base को बनाना. तो इससे क्या हो रहा है? Drain of India's wealth हो रहा है ना? Which is regarded as the defining year? This is also a very important question. कि which is regarded as the defining year? 1921 is the year of the Great Divide. क्यों कहा जाता था? Because prior to 1901 मतलब पॉपुलेशन जो थी वो कंसिस्टेंट नहीं थी. इंडिया वॉज इन द फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जब आया इंडिया में तो वो 1921 में आया कि जहाँ पर हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट था. इट इम्प्लाइज लो सर्वाइवल रेट विच वॉज नियरली 8 per 1000 per annum. Therefore, the period before 1921 witnessed stagnant population growth rate. After 1921 में इंडिया की पॉपुलेशन कभी कम नहीं हुई, बढ़ती ही चली गई. तो इसीलिए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को कहा जाता है. गिव अ क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल. सारा समझाना है. हाईलाइट द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियाज. अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मतलब दिस आर द नोट्स, सिर्फ यही नोट्स हैं. आप सिर्फ अगर चाहो तो सिर्फ एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस ही कर सकते हो. इसके अलावा आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. When was the India's first official census operations undertaken? यानी कि 1881 में हुआ था. उसके बाद हर 10 ईयर्स के बाद ऑफिशियल सेंसस होने लगे. इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन. कि पूरे एज इट इज़ आपको करने हैं. वॉट देयर एनी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन? येस. इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, वेस्टर्न एग्रीकल्चर आया, वेस्टर्न कल्चर प्रमोट हुआ. तो ये सारे जो हैं ये 16 क्वेश्चंस हैं. सिर्फ आप इन्हीं को कर लीजिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है. इन 16 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा. मैंने आपको ये प्रोवाइड कराती हैं. जिसको भी कोई डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है. ये नोट्स आप मुझसे ले सकते हो. ठीक है, आप इनको अच्छे से करिएगा, अच्छे से समझिएगा. ये आपका रिविजन हो गया है यहाँ पर इस चैप्टर का. नेक्स्ट क्लास में हम अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. ओके, गुड बाय.